Assalamu alaikum. My name is Dr. Farah Zahid and I am representing Master D Network. So last time we were discussing about the components of model of disablement. Today we are going to continue with that. The last component of model of disablement is disability. So we are going to define that. So what is disability? Disability is the inability to perform or participate in activities or tasks related to oneself, the home, work, recreation, or the community in a manner or to the extent that the individual or the community as a whole, फैमिली, फ्रेंड्स, को-वर्कर्स परसीव एज नॉर्मल। ठीक है, तो हमें डेफिनेशन से क्या पता चल रहा है कि एक पर्सन जो है उसका जो पता हमें पता है कि एक नॉर्मल बंदा जो है अपने काम खुद करता है। ठीक है, अपने घर के काम करता है, बाहर काम जो जहाँ काम करने जाता है वहाँ का काम करता है। ठीक है, कम्युनिटी में जो उसने लोगों से मिलना जुलना उठना बैठना है वो एक जो नॉर्मल बंदा काम करता है। ठीक है, जब एक नॉर्मल पर्सन वो काम नहीं कर पाता, ठीक है, तो उसको हम ये कहते हैं डिसेबिलिटी। ठीक है, तो हमारे पास जो फाइनल कैटेगरी ऑफ डिसेबलमेंट कॉन्टिन्यूम इज डिसेबिलिटी। ठीक है, तो इसमें हमारे पास अब देखेंगे डिसेबिलिटी होती कैसे है। सबसे पहले एक कोई रिस्ट्रिक्टर होता है जिसकी वजह से पैथोलॉजी स्टार्ट होती है, फिर वहाँ पे इम्पेयरमेंट होती है, फिर वहाँ पे फंक्शनल लिमिटेशन आती है, एट द एंड जो है हमारे पास डिसेबिलिटी हो जाती है। ठीक है, तो हमने एक ऐसी पेशेंट मैनेजमेंट अप्रोच बनानी है जो कि हमारे पास जो क्या करे कि हमारे फंक्शन को रिस्टोर कर सके या इम्प्रूव कर सके। ठीक है, और डिसेबिलिटी को क्या कर सके, प्रिवेंट कर सके। ठीक है, अच्छा जी, इसमें हमने देखना है कि एक पर्सन जो है, ठीक है, एक तो डिसेबिलिटी में हम दो कंपोनेंट्स देखेंगे, एक इंडिविजुअल फंक्शनिंग और दूसरा हम देखेंगे सोसाइटल फंक्शनिंग, कि वो अपने डेली एक्टिविटीज ऑफ जो है एक्टिविटीज ऑफ डेली लिविंग वो प्रॉपर नहीं कर पा रहा। उसके अलावा सोसाइटी में जो मूव करता है, ठीक है, एक सोसाइटी में जिस तरह का इंसान रहता है, ठीक है, वो अपने फंक्शन और रोल नहीं फुलफिल कर पा रहा, तो उसको भी हम डिसेबिलिटी में जो है काउंट करेंगे। ठीक है, अब जो हमारे पास अब हमने जो देखना है कि डिसेबिलिटी जो है इसको इसके पर्सन के जो हमारे पास रोल्स और या फंक्शन है लाइफ में, ठीक है, वो फिजिकल इन्वायरमेंट में जिस तरह उसने वर्क करना होता है, ठीक है, अगर वो नहीं अपने रोल्स परफॉर्म कर सकता तो वो भी हम उसको डिसेबिलिटी में काउंट करें। अगर वो सोसाइटी में जो उसका रोल है वो भी नहीं प्ले कर पा रहा तो वो भी डिसेबिलिटी में आता है। ठीक है, तो इसमें मैंने आपको बताया दो कंपोनेंट्स है डिसेबिलिटी के, ठीक है, इंडिविजुअल और सोसाइटी फंक्शनिंग। ठीक है, इसी तरह फिजिकल इन्वायरमेंट के लिहाज से और सोशल एक्सपेक्टेशंस के लिहाज से अगर अपने फंक्शन और रोल नहीं परफॉर्म कर पा रहा, ठीक है, तो उसको हम डिसेबिलिटी में कहेंगे। ओके, तो अब हमारे पास क्या आता है कि हमारे पास कौन कौन से कैटेगरीज हैं जो कि डिसेबिलिटी में फॉल कर रही होती हैं। ठीक है, एक पेशेंट एक बंदा है जो कि अपनी सेल्फ केयर नहीं कर पा रहा, ठीक है, वो डिसेबिलिटी में आएगा। ठीक है, कम्युनिटी में मोबाइल नहीं है वो, ठीक है, कम्युनिटी में खुद नहीं जा सकता, ठीक है, अपने ऑक्यूपेशनल टास्क नहीं परफॉर्म कर सकता, अपने स्कूल रिलेटेड टास्क नहीं परफॉर्म, जरूरी नहीं है कि बड़े बंदे को डिसेबिलिटी होगी, बच्चे को भी हो सकती है। ठीक है, उसके अलावा अपने वो होम मैनेजमेंट इंडोर या आउटडोर जो भी उसके वर्क्स होते हैं, ठीक है, अपने घर में रह के या घर से बाहर रह के जिसने काम करने हैं उनको मैनेज नहीं कर पाता। ठीक है, उसके अलावा जो उसके डिपेंडेंट्स है, मीन्स कि अगर वो शादीशुदा है और डिसेबल्ड हो गया, ठीक है, वो अपने बच्चों की अपनी बीवी का ख्याल नहीं कर पा रहा, ठीक है, तो केयरिंग फॉर डिपेंडेंट्स नहीं कर पा रहा तो वो भी डिसेबिलिटी में आ जाएगा। ठीक है, अपनी रिक्रिएशनल लीजर एक्टिविटीज नहीं परफॉर्म कर पा रहा, ठीक है, अपनी कम्युनिटी रिस्पॉन्सिबिलिटीज और सर्विसेज नहीं परफॉर्म कर पा रहा। ठीक है, तो ये सारी एक्टिविटीज क्या है, दीज आर रेलिवेंट टू द डिसेबिलिटी। अच्छा जी, अब हमारे पास जिस तरह के मैंने अभी आपको बताया कि डिसेबिलिटी क्या है, एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। ठीक है, अब जब एक बंदा डिसेबल्ड होता है तो एक तो उसकी क्या कहते हैं इम्पेयरमेंट्स आती है, उसकी बॉडी में फंक्शनल लिमिटेशन आती है, फिजिकली एक तो वो डैमेज होता है, उसके अलावा जो उसका साइकोलॉजिकल जो है साइकोलॉजी पे भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट आता है। ठीक है, तो उसकी साइकोलॉजिकल हेल्थ भी बहुत ज़्यादा क्या जाती है, डिस्टर्ब हो जाती है। ठीक है, अब हमने ये देखना है कि हमारी सोसाइटी में, ठीक है, डिसेबल्ड बंदे को किस तरह क्या समझा जाता है। ठीक है, अगर डिसेबल्ड बंदों को अच्छा नहीं समझा जाता, उन्हें वैल्यू नहीं दी जाती तो उसकी साइकी पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट होगा। ठीक है, तो अब हमने ये देखना है कि एक बंदा कौन से किस टाइप का कल्चर है उसका, ठीक है, जहाँ वो रह रहा है और वहाँ पे डिसेबिलिटी को कैसा समझा जाता है। ठीक है, और उस डिसेबल्ड बंदे से किस टाइप की एक्सपेक्टेशन रखी जाती हैं। ठीक है, तो उस लिहाज से हमने फिर जो है पेशेंट का मैनेजमेंट जो है प्रोटोकॉल डिजाइन करना है। ठीक है, तो ये हो गया हमारी डिसेबिलिटी के बारे में जनरल बात। ठीक है, नेक्स्ट अब हमारे पास सारे जो मॉडल का कंपोनेंट थे, ठीक है, पैथोलॉजी, इम्पेयरमेंट, फंक्शनल लिमिटेशन और डिसेबिलिटी, ये कंप्लीट हो गई। अब हमने देखना है कि अब हमने इनको प्रिवेंट कैसे करना है।
ठीक है। तो सबसे पहले जिस तरह अभी हमें हमें क्या पता होना चाहिए, फिजियोथेरेपिस्ट को रिलेशनशिप पता होना चाहिए अमंग द पैथोलॉजी, इम्पेयरमेंट्स, फंक्शनल लिमिटेशन एंड परसीव्ड डिसेबिलिटी, ठीक है, ताकि वो जो है उस डिसेबिलिटी को पहले ही प्रिवेंट कर दे या फिर उसकी क्या कर दे, रिडक्शन कर दे, ठीक है। अब जब भी पेशेंट को कोई फंक्शनल लिमिटेशन आती है, ज़रूरी नहीं है कि वो जो है पूरी की पूरी उसने इंडिपेंडेंस लॉस्ट कर दी है, ठीक है। फंक्शनल लिमिटेशन में कुछ काम वो नहीं कर पाता और कुछ वो कर पाता है, ठीक है। तो हमने क्या करना है, उसको हमने इस तरह से ट्रीट करना है कि उसकी जो है उसकी डिपेंडेंस जो है ख़त्म करें और इंडिपेंडेंट उसकी लाइफ स्टाइल बनाएं, ठीक है, और उसके अंदर जो है डिसेबिलिटी को प्रिवेंट करें, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एग्जाम्पल है कि एक बंदा है जिसको नीज का ऑस्टियोआर्थराइटिस है, बहुत अरसा हो गया इसको ऑस्टियोआर्थराइटिस, उस पेन की वजह से वो जो पर्सन जो है बहुत ज़्यादा इनएक्टिव रहता है, ठीक है। तो वो क्या करता है, वो उसको इतना ज़्यादा पेन होता है या उसको ऑस्टियोआर्थराइटिस इतना ग्रेड उसका हाई है, ठीक है, वो हाई सिवियरिटी ही ऑस्टियोआर्थराइटिस की इतनी ज़्यादा है कि वो जो है ज़मीन से उठ नहीं पाता है, ठीक है, या फिर लो सीट से नहीं उठ पाता, ठीक है। क्यों नहीं उठ पाता, उसके नीज की क्या है, लिमिटेड फ्लेक्शन है और उसकी जो क्वाड्रिसेप्स है उनकी स्ट्रेंथ भी क्या है, रिड्यूस्ड है, ठीक है। जब हमारे पास जो फ्लेक्सर्स और एक्सटेंसर्स जो है उनके अंदर जो है क्या एक सिमेट्री नहीं है, ठीक है, उनके अंदर प्रॉपर वो फंक्शनिंग नहीं कर पा रहे, ठीक है, तो वो पर्सन जो है अपना फंक्शन भी नहीं परफॉर्म कर पाएगा, ठीक है। तो जिसकी वजह से फंक्शनल लिमिटेशन आएगी कि वो ज़मीन से उठ नहीं पाएगा, ठीक है। तो उससे क्या होगा, ठीक है, कि वो अपनी सेल्फ केयर नहीं कर पाएगा, ठीक है। उसके अलावा और क्या हो सकता है, ठीक है, वो टब से जिस तरह वो बाहर नहीं आ सकता या उसमें जा नहीं सकता, ठीक है, या किसी भी स्टैंडर्ड टॉयलेट सीट से उसके लिए खड़े होना बहुत मुश्किल हो जाता है, होम मैनेजमेंट नहीं कर पाता, गार्डनिंग, हाउसकीपिंग, ठीक है। उसके अलावा जो है कार से, वैन से जो है इंडिपेंडेंटली वो नहीं निकल सकता, ना बैठ सकता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें किसमें आ जाती हैं, डिसेबलमेंट में आ जाती हैं, ठीक है। तो अब हम ये डिसेबिलिटी का जो हमारे पास ये परसेप्शन है, इसको हम किस तरह से मिनिमाइज कर सकते हैं, अगर हम पेशेंट के जो फंक्शनल आरओएम है और स्ट्रेंथ को इम्प्रूव कर दें, ठीक है, उसकी आरओएम को इंक्रीज कर दें, स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर दें, ठीक है, उसकी फंक्शनल एक्टिविटीज़ को चैलेंज करें, ठीक है, या फिर उसके फिजिकल इन्वायरमेंट को जहाँ पे वो रह रहा है, ठीक है, उसको ऑल्टर कर देंगे, उसको अडेप्टिव इक्विपमेंट या असिस्टिव डिवाइसेस दे दें कि वो जो है अपने वर्क परफॉर्म कर सके, ठीक है। तो वहाँ पे हम डिसेबिलिटी को हम क्या कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास प्रिवेंशन के हमारे पास आगे जो है कैटेगरीज हैं, ठीक है। तो कितनी कैटेगरीज है हमारे पास, 3 कैटेगरीज होती हैं, प्राइमरी प्रिवेंशन, सेकेंडरी प्रिवेंशन और टर्शियरी प्रिवेंशन, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपको पता है कि एक पेशेंट जो है उसको जो है उसकी उसकी फैमिली में बहुत ज़्यादा ओबेसिटी है, ठीक है, और आपको फैमिली जो उसकी हिस्ट्री से आपको पता चलता है कि उनके अंदर जो है डायबिटीज़ होने के चांसेस क्या हैं, बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो ये रिस्पेक्ट अभी जो पेशेंट है उसको अभी डायबिटीज़ नहीं है, लेकिन आपने जब उसकी हिस्ट्री ली तो वो जो है ना, आपने देखा कि उसका वेट बहुत ज़्यादा है और आप उससे पूछते हो कि आपकी फैमिली में किसी को शुगर वगैरह है, तो उसने बताया हाँ मेरी फैमिली में इसको शुगर है, ठीक है। तो आपने ये देख लिया कि इस बंदे अगर इसकी फैमिली में है, ठीक है, तो इस बंदे के होने के भी चांसेस हैं, ठीक है। तो ये एक रिस्क फैक्टर है कि उस जो पेशेंट है उसको भी डायबिटीज़ हो सकती है, ठीक है। तो उस डायबिटीज़ अभी हुई नहीं है तो उसको प्रिवेंट करने के पहले ही आप जो है प्रिवेंशन या प्रिवेंशन प्रोटोकॉल्स आप स्टार्ट कर दो, ठीक है, ताकि उस डिजीज़ को होने से पहले ही आप उसको रोक दो, ठीक है। तो वो होता है प्राइमरी प्रिवेंशन, ठीक है, कि वो लोग जो कि रिस्क पे हैं आप उनको इस तरह से ट्रीट करो, उनकी ऐसी एक्टिविटी स्टार्ट करो कि उनके अंदर डिजीज़ ही ना स्टार्ट हो, ठीक है। उस डिजीज़ को ही आप प्रिवेंट कर दो, प्राइमरी पहले फर्स्ट होने से पहले ही आप रोक दो, तो उसको हम प्राइमरी प्रिवेंशन कहते हैं। अब सेकेंडरी प्रिवेंशन में क्या होता है कि एक पर्सन को डिजीज़ हो गई है, ठीक है, आप उसको जितना जल्दी डायग्नोज करोगे, उसकी डिजीज़ को जितना जल्दी ट्रीट करोगे, उतने ही ज़्यादा उसके जो है ठीक होने के चांसेस ज़्यादा होंगे। लेकिन अगर आप उस पेशेंट के डायग्नोसिस में बहुत टाइम लग गया और उसकी बॉडी के फंक्शन और स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा डीरेंज हो गए, ठीक है, तो उसके जो है ना जो डिजीज़ की सिवियरिटी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, ठीक है। तो उसको हमने किस तरह से प्रिवेंट करना है, हमने यही करना है कि पेशेंट के अर्ली डायग्नोसिस करना है, ठीक है, उसके जो ड्यूरेशन ऑफ डिजीज़ है उसको रिड्यूस करना है, सिवियरिटी को रिड्यूस करना है, ठीक है। तो इस टाइप के प्रिवेंशन को हम क्या कहेंगे, सेकेंडरी प्रिवेंशन। एक डिजीज़ हो गई है उसको फर्दर सिवियर होने से बचाना है तो उसको हम सेकेंडरी प्रिवेंशन कहते हैं। अब टर्शरी प्रिवेंशन क्या है कि एक पेशेंट को डिजीज़ हो गई है, वो बहुत ज़्यादा स्वेयर हो गई, ठीक है, अब उसका ठीक होना बहुत मुश्किल है, ठीक है, तो आपने थर्ड टाइप की प्रिवेंशन करनी है कि वो इतना काबिल रहे, इतना अपनी लाइफ गुजार सके कि वो अपने डेली एक्टिविटीज़ खुद परफॉर्म कर सके, ठीक है, वो किसी पे डिपेंडेंट ना हो,